लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 36वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सदन जब घर पर पहुंचा तो उसके मन की दशा उस मनुष्य की सी थी जो बरसों की कमाई लिए मन में सहस्त्रों मंसूबे बांधता हर्ष से उल्लसित घर आए और यहां संदूक खोलने पर उसे मालूम हो कि थैली खाली पड़ी है। विचारों की स्वतंत्रता विद्या संगति और अनुभव पर निर्भर होती है। सदन इन सभी गुणों से रहित था। वो उसके जीवन का वो समय था जब हमको अपने धार्मिक विचारों पर अपनी सामाजिक रीतियों पर एक अभिमान सा होता है। हमें उनमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। जब हम अपने धर्म के विरुद्ध कोई प्रमाण या दलील सुनने का साहस नहीं कर सकते, जब हम में क्या और क्यों का विकास नहीं होता। सदन को घर से निकल भागना स्वीकार होता, इसके बदले कि वो घर की स्त्रियों को गंगा नहलाने ले जाए। अगर स्त्रियों की हंसी की आवाज कभी मर्दाने में जाती तो वो तेवर बदले घर में आता और अपनी मां को आड़े हाथों लेता। सुभद्रा ने अपनी सास का शासन भी ऐसा कठोर न पाया था। आत्मपतन को वो दार्शनिक की उदार दृष्टि से नहीं, शुष्क योगी की दृष्टि से देखता था। उसने देखा था कि उसके गांव में एक ठाकुर ने एक बेड़न बैठा ली थी तो सारे गांव ने उसके द्वार पर आना जाना छोड़ दिया था और इस तरह उसके पीछे पड़े कि उसे विवश होकर बेड़न को घर से निकालना पड़ा। निस्संदेह वो सुमनबाई पर जान देता था, लेकिन उसके लौकिक शास्त्र में ये प्रेम उतना अक्षम्य न था जितना सुमन की परछाई का उसके घर में आ जाना। उसने अब तक सुमन के यहां पान तक न खाया था। वो अपनी कुल मर्यादा और सामाजिक प्रथा को अपनी आत्मा से कहीं बढ़कर महत्व की वस्तु समझता था। उस अपमान और निंदा की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी जो कुल्टा स्त्री से संबंध हो जाने के कारण उसके कुल पर आच्छादित हो जाती। वो जनवासे में पंडित पद्म सिंह की बातें सुन सुनकर अधीर हो रहा था। वो डरता था कि कहीं पिताजी उनकी बातों में न आ जाएं। उसकी समझ में न आता कि चचा साहब को क्या हो गया है। अगर यही बातें किसी दूसरे मनुष्य ने की होती तो वो अवश्य उसकी जबान पकड़ लेता, लेकिन अपने चचा से वो बहुत दबता था। उसे उनका प्रतिवाद करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही थी। उसकी तार्किक शक्ति कभी इतनी सतेज न हुई थी, और वाद विवाद तर्क ही तक रहता तो वो जरूर उनसे उलझ पड़ता। लेकिन मदन सिंह की उद्दंडता ने उसके प्रतिवाद की उत्सुकता को सहानुभूति के रूप में परिणत कर दिया। इधर से निराश होकर सदन का लालसापूर्ण हृदय फिर सुमन की ओर लपका। विषय वासना का चस्का पड़ जाने के बाद उसकी प्रेम कल्पना निराधार नहीं रह सकती थी। उसका हृदय एक बार प्रेम दीपक से आलोकित होकर अब अंधकार में नहीं रहना चाहता था। वो पद्म सिंह के साथ ही काशी चला आया, किंतु यहां आकर वो एक बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसे संशय होने लगा कि कहीं सुमनबाई को ये सब समाचार मालूम न हो गए हों। वो वहां स्वयं तो न रही होगी, लोगों ने उसे अवश्य ही त्याग दिया होगा, लेकिन उसे विवाह की सूचना जरूर दी होगी। ऐसा हुआ होगा तो कदाचित वो मुझसे सीधे मुंह बात भी न करेगी। संभव है वो मेरा तिरस्कार भी करे। लेकिन संध्या होते ही उसने कपड़े बदले, घोड़ा कसवाया और दाल मंडी की ओर चला। प्रेम मिलाप की आनंदपूर्ण कल्पना के सामने वे शंकाएं निर्मूल हो गई। वो सोच रहा था कि सुमन मुझसे पहले क्या कहेगी और मैं उसका क्या उत्तर दूंगा। कहीं उसे कुछ न मालूम हो और वो जाते ही प्रेम से मेरे गले लिपट जाए और कहे कि तुम बड़े निठुर हो। इस कल्पना ने उसकी प्रेमाग्नि को और भी भड़काया। उसने घोड़े को ईड़ लगाई और एक क्षण में दाल मंडी के निकट आ पहुंचा। पर जिस प्रकार एक खिलाड़ी लड़का पाठशाला के द्वार पर भीतर जाते हुए डरता है, उसी प्रकार सदन दाल मंडी के सामने आकर ठिठक गया। उसकी प्रेमाकांक्षा मंद हो गई। वो धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर आया जहां से सुमन की अट्टालिका साफ दिखाई देती थी। यहां से उसने कातर नेत्रों से उस मकान की ओर देखा। द्वार बंद था, ताला पड़ा हुआ था। सदन के हृदय से एक बोझ सा उतर गया। उसे कुछ वैसा ही आनंद हुआ जैसा उस मनुष्य को होता है जो पैसा न रहने पर भी लड़के की जिद से विवश होकर खिलौने की दुकान पर जाता है और उसे बंद पाता है। लेकिन घर पहुंचकर सदन अपनी उदासीनता पर बहुत पछताया। वियोगी पीड़ा के साथ साथ उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। उसे किसी प्रकार धैर्य न होता था। रात को जब सब लोग खा पी कर सो गए तो वो चुपके से उठा और दाल मंडी की ओर चला। जाड़े की रात थी।
ठंडी हवा चल रही थी। चंद्रमा कोहरे की आड़ से झांकता था और किसी घबराए हुए मनुष्य के समान सवेग दौड़ता चला जाता था। सदन दाल मंडी तक बड़ी तेजी से आया, पर यहां आकर फिर उसके पैर बंध गए। हाथ पैर की तरह उत्साह भी ठंडा पड़ गया। उसे मालूम हुआ कि इस समय यहां मेरा आना अत्यंत हास्यास्पद है। सुमन के यहां जाऊं तो वो मुझे क्या समझेगी? उसके नौकर आराम से सो रहे होंगे, वहां कौन मुझे पूछता है? उसे आश्चर्य होता था कि मैं यहां कैसे चला आया, मेरी बुद्धि उस समय कहाँ चली गई। अतएव वो लौट पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय वो फिर चला। मन में निश्चय कर लिया था कि अगर सुमन ने मुझे देख लिया और बुलाया तो जाऊंगा, नहीं तो सीधे अपनी राह चला जाऊंगा। उसका मुझे बुलाना ही बतला देगा कि उसका हृदय मेरी तरफ से साफ है। नहीं तो इस घटना के बाद वो मुझे बुलाने ही क्यों लगी? कुछ और आगे बढ़कर उसने फिर सोचा, क्या वो मुझे बुलाने के लिए झरोखे पर बैठी होगी? उसे क्या मालूम है कि मैं यहां आ गया? ये नहीं, मुझे एक बार स्वयं उसके पास चलना चाहिए। सुमन मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, और जो नाराज भी हो तो क्या मैं उसे मना नहीं सकता? मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा, उसके पैर पड़ूंगा और अपने आंसुओं से उसके मन का मैल धो दूंगा। वो मुझसे कितनी ही रूठे, लेकिन मेरे प्रेम का चिन्ह अपने हृदय से नहीं मिटा सकती। आह, वो अगर अपने कमल नेत्रों में आंसू भरे हुए मेरी ओर ताके तो मैं उसके लिए क्या न कर डालूंगा। यदि उसे कोई चिंता हो तो मैं उस चिंता को दूर करने के लिए अपने प्राण तक समर्पण कर दूंगा। तो क्या वो इस अपराध को क्षमा न करेगी? लेकिन ज्यों ही वो दाल मंडी के सामने पहुंचा, उसकी ये प्रेम कामनाएं उसी प्रकार नष्ट हो गईं जैसे अपने गांव में संध्या समय नीम के नीचे देवी की मूर्ति देखकर उसकी तर्कनाएं नष्ट हो जाती थीं। उसने सोचा, कहीं वो मुझे देखे और अपने मन में कहे, वो जा रहे हैं कुंवर साहब। मानो सचमुच किसी रियासत के मालिक हैं। कैसा कपटी धूर्त है! ये सोचते ही उसके पैर बंध गए, आगे न जा सका। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। रात और दिन में उसकी प्रेम कल्पनाएं, जो बालू की दीवार खड़ी करती, वे संध्या समय दाल मंडी के सामने अविश्वास के एक ही झोंके में गिर पड़ती थी। एक दिन वो घूमते हुए क्वींस पार्क जा निकला। वहां एक शामियाना तना हुआ था और लोग बैठे हुए प्रोफेसर रमेश दत्त का प्रभावशाली व्याख्यान सुन रहे थे। सदन घोड़े से उतर पड़ा और व्याख्यान सुनने लगा। उसने मन में निश्चय किया कि वास्तव में वेश्याओं से हमारी बड़ी हानि हो रही है। ये समाज के लिए हलाहल के तुल्य है। मैं बहुत बचा, नहीं तो कहीं का न रहता। इन्हें अवश्य शहर के बाहर निकाल देना चाहिए। यदि ये बाजार में न होते तो मैं सुमन बाई के जाल में कभी न फंसता। दूसरे दिन वो फिर क्वींस पार्क की तरफ गया। आज वहां मुंशी अबुल वफा का भावपूर्ण ललित व्याख्यान हो रहा था। सदन ने उसे भी ध्यान से सुना। उसने विचार किया, निस्संदेह वेश्याओं से हमारा उपकार होता है। सच तो है, ये ना हो तो हमारे देवताओं की स्तुति करने वाला भी कोई न रहे। ये भी ठीक ही कहा है कि वेश्यागृह ही वो स्थान है जहां हिंदू मुसलमान दिल खोलकर मिलते हैं, जहां द्वेष का वास नहीं है, जहां हम जीवन संग्राम से विश्राम लेने के लिए अपने हृदय के शोक और दुख भुलाने के लिए शरण लिया करते हैं। अवश्य ही उन्हें शहर से निकाल देना उन्हीं पर नहीं, वरन सारे समाज पर घोर अत्याचार होगा। कई दिन के बाद ये विचार फिर पलटा खा गया। ये क्रम बंद न होता था। सदन में स्वच्छंद विचार की योग्यता न थी। वो किसी विषय के दोष और गुण तौलने और परखने की सामर्थ्य न रखता था। अतएव प्रत्येक सबल युक्ति उसके विचारों को उलट पलट देती थी। उसने एक दिन पद्म सिंह के व्याख्यान का नोटिस देखा। 3 ही बजे से चलने की तैयारी करने लगा और 4 बजे बेनीबाग में जा पहुंचा। अभी वहां कोई आदमी न था। कुछ लोग फर्श बिछा रहे थे। वो घोड़े से उतर पड़ा और फर्श बिछाने में लोगों की मदद करने लगा। 5 बजते बजते लोग आने लगे और आध घंटे में वहां हजारों मनुष्य एकत्र हो गए। तब उसने एक फिटन पर पद्म सिंह को आते देखा। उसकी छाती धड़कने लगी। पहले रुस्तम भाई ने एक छोटी सी कविता पढ़ी जो इस अवसर के लिए सैयद तेग अली ने रची थी। उनके बैठने पर लाला विट्ठल दास खड़े हुए। यद्यपि उनकी वक्तृता रूखी थी, न कहीं भाषण लालित्य का पता था न कटाक्षों का, पर लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहे। उनके निस्वार्थ सार्वजनिक कृत्यों के कारण उन पर जनता की बड़ी श्रद्धा थी। उनकी रूखी बातों को लोग ऐसे चाव से सुनते थे जैसे
प्यासा मनुष्य पानी पीता है। उनके पानी के सामने दूसरों का शरबत फीका पड़ जाता था। अंत में पद्म सिंह उठे। सदन के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी, मानो कोई असाधारण बात होने वाली है। व्याख्यान अत्यंत रोचक और करुणा से परिपूर्ण था। भाषा की सरलता और सरसता मन को मोहती थी। बीच बीच में उनके शब्द ऐसे भावपूर्ण हो जाते कि सदन के रोएं खड़े हो जाते थे। वो कह रहे थे कि हमने वेश्याओं को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव इसलिए नहीं किया कि हमें उनसे घृणा है। हमें उनसे घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये उनके साथ घोर अन्याय होगा। ये हमारी ही कुवासनाएं, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी ही कुप्रथाएं हैं जिन्होंने वेश्याओं का रूप धारण किया। ये दालमंडी हमारे ही जीवन का कलुषित प्रतिबिंब, हमारी ही पैशाचिक धर्म का साक्षात स्वरूप है। हम किस मुंह से उनसे घृणा करें? उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सुमार्ग पर लाएं, उनके जीवन को सुधारें, और ये तभी हो सकता है जब वे शहर से बाहर दुर्व्यसनों से दूर रहें। हमारे सामाजिक दुराचार अग्नि के समान है और अभागिन रमणीय तृण के समान। अगर अग्नि को शांत करना चाहते हैं तो तृण को उससे दूर कर दीजिए, तब अग्नि आप शांत हो जाएगी। सदन तन्मय होकर इस व्याख्यान को सुनता रहा। जब उसके पास वाले मनुष्य व्याख्यान की प्रशंसा करते या बीच बीच में करतल ध्वनि होने लगती तो सदन का हृदय गदगद हो जाता था। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य होता था कि श्रोतागण एक एक करके उठे चले जाते हैं। उनमें अधिकांश वे लोग थे जो वेश्याओं की निंदा और वेश्यागामियों पर चुभने वाली चुटकियां सुनने आए थे। उन्हें पद्म सिंह की उदारता असंगत सी जान पड़ती थी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 36वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।